जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत दौरे पर हैं 2 दिन के और वो मुंबई महाराष्ट्र में पहुंचे जहां पर सीएम फडणवीस ने उनका स्वागत किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि 2 दिन के दौरे पर हैं, यूके और भारत के बीच में जिस तरह से आगे रिश्ते बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रेड को लेकर बात करें और बाकी और भी, इस दौरे में क्या कुछ अहम रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कीर स्टारमर भारत दौरे पर हैं 2 दिन के और हम जानते हैं कि यूके और भारत के बीच में जिस तरह से ट्रेड को लेकर ये सारे रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, उस सब के बीच में कीर स्टारमर का ये भारत दौरा कितना अहम और क्या-क्या कुछ इस दौरे से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए अंबर जी, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो लेबर पार्टी से आते हैं और लेबर पार्टी हमेशा प्रो पाकिस्तान रहा है। पास्ट में जब ये ऑपोजिशन लीडर थे, इन्होंने कश्मीर इश्यू को भी बार बार उठाया था। अब प्रॉब्लम क्या हुई है यूके के अंदर, वहां पर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव होती जा रही है। उनका डेब्ट टू जीडीपी बढ़ गया है, 97 टू 100% ऑफ जीडीपी हो गया है। अब उनको आईएमएफ से एड लेने की नौबत आ गई है। जब से ब्रेक्सिट हुआ है, ब्रिटेन के अंदर मास एक्सोडस हुआ है। वहां पे जो काम करते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होते थे, बिजनेसेस होते थे, उन लोगों ने ब्रिटेन से एग्जिट ले लिया है, जिसके कारण ब्रिटिश इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। सेकेंड जो हुआ है ब्रिटिश इकोनॉमी में, इलीगल माइग्रेशन का। इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते थे वो वहां पे जाके स्टेट सब्सिडीज लेके, इसके कारण ब्रिटेन में वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को वो एस्लम दे रहे हैं और ट्रबल क्रिएटर्स को वो एस्लम दे रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खत्म हो चुका है। लोगों के बीच में एक तरह से, देखिए, लोग अभी बोलते हैं कि हम लंदन जाते हैं तो बहुत सारे एरियाज तो ऐसे लगता ही नहीं है कि वहां पे व्हाइट्स हैं, वहां पे ब्राउन लोग आ चुके हैं। ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। अब वो भारत आ रहे हैं क्योंकि उनको भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाना है। और अब हमने जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और कीर स्टारमर ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है एफटीए वो साइन किया है। इसको वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए 125 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है। उसके अंदर बिजनेसमैन भी है, एकेडमिशियंस भी है। सोच लीजिए, मैंने एकेडमिशियंस इसके लिए बोला है कि एकेडमिशियंस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो लोग एकेडमिक्स बन के आते हैं वो एक्चुअली उनकी एक तरह से सीक्रेट सर्विस के लोग रहते हैं, या भारत के अंदर जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग रहते हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। बिजनेस लीडर्स आए तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर पास्ट में हमने देखा है कि कैसे ब्रिटेन ने खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है, आईएसआई बैक्ड जो लोग हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पकड़ भी है। अब कोई यूके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और वो अर्ली इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीमेंटेशन। अभी भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड टाइस है वो 42 बिलियन पाउंड्स का है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है $25 बिलियन के। जो ट्रेड जो है, भारत का एक्सपोर्ट $25 बिलियन है और यूनाइटेड किंगडम का जो एक्सपोर्ट है $17 बिलियन है। तो इसको वो लोग 100 बिलियन करना चाहते हैं, 100 बिलियन पाउंड करना चाहते हैं बाई 2030। अब सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा यूके के अंदर? सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं उधर स्कॉटिश विस्की, जैसे ग्लेनफिडिच होता है, शेवास रीगल होता है, ये सब जो विस्की के ब्रांड्स हैं, इनको फायदा होगा, क्योंकि अभी ड्यूटी जो है 150% से धीरे धीरे करके 40% करेंगे इन द नेक्स्ट 10 years। सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी बातचीत चल रही है। यूके हमारे साथ कोऑपरेशन चाहता है डिफेंस में, वो चाहता है क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रेड में चाहता है, इन्वेस्टमेंट में चाहता है। और भारत की बहुत सारी कंपनीज यूके में भी ऑपरेट करती है और यूके की बहुत सारी कंपनीज भारत में भी ऑपरेट करती है। इनफैक्ट हमारा जो हमने अभी जो साफरान इंजन के लिए, फाइटर जेट इंजन के लिए साफरान से करार किया था, यूके की एक कंपनी थी रोल्स रॉयस, वो भी भारत को
इंजन देने के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने भी बोल दिया था कि हम आपको आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपसी आपकी सारी शर्तें मान लेंगे। पर भारत ने फ्रांस को चुना क्योंकि यूके का जो है डायरेक्ट अलाइनमेंट जो है अमेरिका के साथ है। एक और एक चीज है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर सबसे बड़ा चीज है हैंडीक्राफ्ट, आर्ट बुक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इमिटेशन ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, होम डेकोर, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स क्लोथ। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, जिसके कारण भारत का जो ये सेक्टर है जितने भी मैंने बताया ये सब अनकम्पिटिटिव हो चुके हैं। अब वहां पे हमें रिप्लेस करेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान। देखिए ये जो ट्रेडिशनली सेक्टर्स है ना ये लेबर इंटेंसिव है और इसके अंदर अगर हमारा ट्रेड बढ़ता है वो फायदा भारत को होना चाहिए। अभी ग्लोबली जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो $800 बिलियन की है। उसमें 350 बिलियन जो है चाइना का उसके अंदर अधिकार है। भारत का भी सिर्फ $2 बिलियन का ही वो कर पा रहा है। तो भारत के अंदर भारत के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि जैसे ही ये अर्ली इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है आप देखेंगे 99% जो भारत के एक्सपोर्ट्स होंगे यूके को वो तो जीरो एक्सपोर्ट्स में आ जाएंगे। एक तरह से दिस विल बी द बेस्ट थिंग फॉर अस। सेकेंड एक और एक चीज है वो लोग बात करेंगे ब्रिटिश जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनको भारत के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन करना है। पर भारत ने अभी तक वो चीजें रेसिस्ट की है क्योंकि ब्रिटेन का जो अलाइनमेंट है वो अमेरिका के साथ है, नेटो के साथ है। अमेरिकन प्रेशर में वो कभी भी आके हमें ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है डिले कर सकता है जैसे जीई ने किया है। एक और एक चीज जो प्रॉब्लम आया था कुछ साल पहले अर्जेंटीना ने हमसे तेजस फाइटर जेट्स मांगा था और अर्जेंटीना के साथ ब्रिटेन का प्रॉब्लम चल रहा है। जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में जो सीट एजेक्शन सिस्टम है ना वो मार्टिन बेकर कंपनी बनाती है। वर्ल्ड के अंदर सीट एजेक्शन सिस्टम में उसकी मोनोपोली है। उसने बोल दिया कि आप अर्जेंटीना को फाइटर जेट्स नहीं बेच सकते क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है। अगर आपने उनको बेचा तो हम आपको सीट इजेक्शन सिस्टम नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकलिटीज है, कॉमन प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उसका पूरा पैसा दे रहे हैं। दिस इज नॉट द थिंग फॉर यूके। यूके हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आपको देने के लिए बोला आप दीजिए ना। कैसे ना कैसे तो लोग ऐसा थोड़ी है कि यूके ने ये शर्त अमेरिका के ऊपर रखी। अमेरिका ने F-16 बेच दिया उनको, सोचिए। पर यूके ने अमेरिका के ऊपर शर्त नहीं रखी, हमारे ऊपर शर्त रखी है क्योंकि फाल्कलैंड आइलैंड्स के ऊपर अर्जेंटीना और यूके का हिस्टोरिकल राइवलरी है। अंबर जी ये बहुत बड़ा इश्यू है, इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। यूके हैज टू रियलाइज द सेंसिटिविटीज ऑफ इंडिया। और एक और एक चीज है वहां पे जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं, जो आईएसआई प्रोटेस्टर्स हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाने की जरूरत है। सब लोगों को याद होगा कि 2019 में उन्होंने हमारी इंडियन एम्बेसी पे अटैक किया था और वहां पे डिफेस कर दिया था। मतलब मतलब दीवारों के ऊपर उन्होंने ग्राफिटी कुछ बना के लिख दिया था। तो इसको भी भारत की एम्बेसी को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वहां पे जो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है उनके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा, आईएसआई ऑपरेटिव्स है उनके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। जो काम कनाडा में हो रहा है जिसमें भारत की एम्बेसी पे टैक्स चालू हो गए थे वो यूके में भी है, कम है पर उधर भी है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, हमारे डिप्लोमेट्स की कंसर्न। वहां पे जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज है उसको भी बंद करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक और उमेश जी यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने कई सारे तरफ आपने इशारा किया जो यूके और भारत के बीच में जिस तरह से ये रिश्ते डेवलप हो रहे हैं ट्रेड के नाम पर। आपने कहा कि जो इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है उसमें एकेडमिशियंस भी हैं और भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को पूरी तरह से जो यूके और भारत के रिश्तों का इतिहास रहा उस सबको देखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है? देखिए हिस्ट्री से आपको सीखने की जरूरत है। 16वीं सदी में ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बना के भारत के अंदर आए। पहले वे लोग स्पाइसेस ये सभी स्पाइसेस है, जेम्स है, इसके लिए करते थे, आते थे
ट्रेड करते थे। फिर धीरे-धीरे इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाया, अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में इन्होंने बंगाल के जो नवाब है उसको हरा दिया। फिर इनको वहां पे इनको राइट्स मिला था कि बंगाल, कलकत्ता और उड़ीसा के ऊपर वो वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ये ब्रिटिश फिर बाद में आपको मालूम ही है कि उन्होंने हम पे 200 साल राज किया, 190 साल, और आज की डेट में 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ हमारे से डीरेल करके चले गए थे। बहुत लोग बोलेंगे कि हमें हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पर आपको ध्यान होगा विंस्टन चर्चिल ने जो वर्ल्ड वॉर टू था उस समय भारत के अंदर जो अनाज था, जो अनाज दैट वाज मेंट फॉर भारत, फूड ग्रेन्स, was diverted to Indian troops and foreign troops fighting in Ethiopia and Africa and Europe, जिसके कारण ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था। कम से कम बताते हैं, हिस्टोरियंस बताते हैं 8 लाख लोग मरे थे। 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन पीपल पेरिश्ड इन फेमाइन। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनकी जो सोफिस्टिकेटेड बातें हैं, इनकी जो मीठी बातें हैं, इन पे भरोसा करने के लायक नहीं है। वी शुड रिमेंबर आवर हिस्ट्री। चाइनीज नहीं भूलते हैं ओपियम वॉर, उन्होंने ओपियम वॉर नहीं भूला है। वहां पे इन्होंने ड्रग का धंधा किया था, ट्रेडिंग किया था, और वो ओपियम वो बिहार में आते थे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इनकी, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर हिस्ट्री। एक और एक चीज है जो मैं रेस करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग रेस नहीं करेंगे। जितने भी बड़े स्कैमस्टर्स हैं, भले ही वो विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो या कोई भी स्कैमस्टर्स है, वो पहले लंदन क्यों भागता है? आप उनको फाइनेंशियल सेंचुरी क्यों देते हो? अच्छा, लंदन इज अ मनी लॉन्ड्रिंग हब। आपको मालूम है कि ये सब लोग करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ का घोटाला किए हैं, वो लंदन जाके बैठ जाते हैं। स्ट्रांगली वी हैव टू से ऑल दिस थिंग्स एज वेल। ऐसे लोगों को भारत में डिपोर्ट करना चाहिए। अब वो क्या देखते हैं, उधर की जो जुडिशियल चीज है वो बोलती है हम भारत के आके देखेंगे आपकी जेल में फैसिलिटीज कैसी है, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ये वही देश है जिसने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे 1 मिलियन इंडियंस को भूखा मारा था। दे डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन एंड फेमाइन। तो वी शुड बी वेरी गार्डेड विद द ब्रिटिश विजिट। जो हमारी जो इन्होंने जो स्कार्स दिए हैं, इन्होंने अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया है। आज भी हमारा कोहिनूर डायमंड इनके इनके पास है। आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाइए, वहां पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इन्होंने भारत से प्लंडर किए हैं। ये सब चीजें हमें उठानी चाहिए। हमारी जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है जो इन्होंने प्लंडर करके रखा है, उसको भारत में वापस देना चाहिए। देखिए, बातचीत है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती रहेगी, पर हम जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, वी नीड टू आस्क सच क्वेश्चंस। अब तीस रामर को पूछना चाहिए कि विजय माल्या को आप कब डिपोर्ट करोगे? देखिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब होता रहेगा, बट यू कैन नॉट अलाउ फाइनेंशियल क्रिमिनल्स फ्रॉम इंडिया टू टेक सेंचुरी इन लंदन। क्या ब्रिटिश इज अब यहाँ से उमेश जी, अब हमने देखा था कि राज शमानी ने विजय माल्या का इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट में उनको बुलाया था और उसमें उन्होंने काफी कुछ अपने पक्ष की बातें रखी, अपना पक्ष रखा कि वो क्या चाहते थे और क्या उनके साथ हुआ, एवरीथिंग। अब सवाल ये है कि आज के दौर में जब यूके और भारत के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत को इससे कोई फायदा नहीं है, यूके को सिर्फ भारत की जरूरत है क्या, और कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, दोनों को फायदा होगा। वहां पे ब्रिटेन में इंडियन डायस्पोरा जो है वो एक तरह से बहुत इन्फ्लुएंशियल भी है। मतलब पॉलिटिकली वो प्रोटेस्ट वोटेस्ट सब करते नहीं है, वहां पे जाके कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, और ये जो पाकिस्तानी उधर जाके इलीगल इमिग्रेंट से जाते हैं उनको सब्सिडाइज करते हैं। भारत के लोग वहां पे वो करते हैं, पर उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये डायस्पोरा से एक तरह से प्रेशर पॉइंट्स बनाने जरूरी है।
कि वहां पे जाके आप इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए। कहीं भी आप देखिए कि जिस हिसाब से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है ब्रिटेन में अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन के थ्रू, उसके कारण इंडियन इंटरेस्ट को फर्क पड़ रहा है। और जो भी स्कैमस्टर्स होते हैं, कोई भी फाइनेंशियल टेररिस्ट होते हैं, वो पैसा पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लंदन भेज देता है। लंदन इज एक्चुअली द मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये एक तरह से बहुत बड़ा ट्रूथ भी है। और लास्ट ईयर आपको याद होगा, हमने 200 टन गोल्ड जो था बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, हमने देश के अंदर मंगवा भी लिया। लास्ट ईयर दिवाली पे आया था तो 100 टन। तो समझ जाइए कि मोदी सरकार को मालूम पड़ गया है देश का सोना वो देश के अंदर क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अभी भी 350 टन और पड़ा है हमारा बाहर, भी लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी गार्डेड, वी हैव टू एंश्योर दैट हमें वापस बेवकूफ नहीं बना सके। हमें इनकी जो स्वीट टॉकिंग है, सोफिस्टिकेटेड मैनरिज्म है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये आपको वापस आपको छुरा घूमते ही आते हैं। सिंपल सी बात है। ये आपको कुछ ये इनके पास वो अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट है। लेकिन उमेश जी, एक बात ये है कि अभी फिलहाल तो ऑफिशियल विजिट पर कीर स्टारमर भारत हैं 2 दिन की। इस दौरे से हम क्या कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि काफ़ी कुछ भारत और यूके के बीच में हमें निकल कर आएगा, अब जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तरह के चल रहे हैं उस सब के चलते। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूके की इकोनॉमी की हालत खराब है। उनको हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं है। सेकेंड, आप ये देखिए कि आपको उनको इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस कराने की जरूरत है। जैसे खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है, टेररिस्ट जो है, वो लंदन में घूम रहे हैं। आईएसआई जो बैक नेटवर्क है, उसको एक तरह से खत्म करने की जरूरत है। फिर भारत के जितने भी फाइनेंशियल फ्यूजिटिव्स है, टेररिस्ट है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनको डिपोर्ट करना चाहिए। आप क्यों इनको एसिलम दे के रखे हो? ठीक है। और हमारे जो लोग हैं वहां पे जाके उनको वीजा देखिए, एक चीज अच्छा किया लंदन ने, यूके ने, कि जो अमेरिका ने जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं हमारे ऊपर, लंदन बोल रहा है कि हम उसको ईज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी बात है। वी कैन नॉट देखिए, दोनों जगह वी हैव टू सी दैट गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ट्रेड में उनको जरूरत है तो वो तो करेंगे। जो पीछे से जो बात करने की बात है, जो खंजर घोंपने की बात है, कंसर्न जो हमारे हैं, उसको एड्रेस करना जरूरी है। मेरा तो यही मानना है। बाकी सब स्वीट टॉकिंग तो सब करेंगे, बट नोबडी विल रेज द रियल इश्यूज। रियल इश्यूज हमें एक तरह से में एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, एक और एक चीज है, वी शुड आज हमारा जो यूपीआई है, मेरा तो इंडियन गवर्नमेंट को कंडीशन डाल देना चाहिए कि यूपीआई जो है वो ब्रिटेन में चालू कर देना चाहिए। और उमेश जी, कल रात को अपडेट आ रहा था, यूपीआई बायोमेट्रिक हो गया है। मैं रात को देख रही थी। मतलब बायोमेट्रिक से जैसे अभी तो कोड या फिर ऐसे हम वो कुछ लगा देते हैं ना, अभी बायोमेट्रिक हाँ भी हो गया है। हाँ, वो लोग टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। उधर भी उन्होंने बोल दिया है कि आपको जैसे हमारा आधार है, वैसे आपको भी सिक्योर जो कुछ कोड, यूके के अंदर भी आधार चलेगा, वैसा उन्होंने अपना सिस्टम बना रहे हैं। ये बरोबर बात है। बट मेरा एक ही कंसर्न है, मैं स्वीट टॉकिंग में विश्वास नहीं रखता। जो कंसर्न्स होते हैं, वी हैव टू स्पीक आउट दोस कंसर्न्स। आपको विजय माल्या को डिपोर्ट करना चाहिए, नीरव मोदी को डिपोर्ट करना चाहिए। लंदन विल नॉट बी। उमेश जी, क्या ऐसा होगा कि जो ये ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारी बातें चल रही हैं भारत और यूके के बीच में, इस सब के बीच में इस तरह की भी कंडीशन रखी जाएगी कि ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या इन सबको भारत भेजा जाए? देखिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी बड़े स्कैमस्टर्स हैं, वो स्कैम करके लंदन ही क्यों भागते हैं? ये कभी आपने सोचा है? वो पेरिस नहीं भागते, फ्रैंकफर्ट नहीं भागते, ब्रसल्स नहीं भागते, लंदन ही क्यों भागता है?
क्योंकि लंदन उनको एक तरह से सेंचुरी देता है। आप फाइनेंशियल फ्यूजिटिव्स को आप क्यों दे रहे हो? उसी के लंदन के अंदर ही आप देखिए खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है, पाकिस्तान का आईएसआई नेटवर्क है। हाउ कैन यू अलाउ देम? आप ट्रेड की बात कर रहे हो, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स के क्यों नहीं करोगे? वी नीड टू वी नीड टू टेक अ स्टैंड। चाइना के साथ नहीं करता है, चाइना के सारे कंसर्न को एड्रेस करता है ये यूके, तो हमारे साथ करने में क्या प्रॉब्लम है? बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। देखिए आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप ये देखेंगे एम्बेसी लेवल के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लोग इनको रिसीव करेंगे, बात होगी स्कॉटिश विस्की की, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं ना। वी नीड टू एड्रेस द लॉस which is there in the British financial system, British asylum system, जिसमें ये फ्यूजिटिव्स को सेंचुरी देते हैं, इनको एस्लम देते हैं। That has to be addressed. एग्जैक्टली वहां पर कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको भी असाइलम दिया जाता है, चाहे रेफरेंडम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर। जितने भी भारत विरोधी एक्टिविटीज हैं वो लंदन में हमें अक्सर दिखाई देती हैं, और भारत के लोगों पर, उन पर हमले भी होते हैं। अब सवाल ये है कि उमेश जी, कि इन लोगों को वहां पर सेफ हेवन मिलता है, और ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर ये सारी चीजें होती हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं? देखिए सबसे कनाडा, पहले तो भारत, यूके, देखिए भारत। भारत को इश्यू उठाना चाहिए एल्बर्टा का, जो कनाडा से अलग होना चाहता है, कैलिफोर्निया का, जो अमेरिका से अलग होना चाहता है, स्कॉटलैंड का, जो यूके से अलग होना चाहता है। जिस दिन हम ये सब बातें करना चालू कर देंगे, ये इंटरफियर करना बंद कर देंगे। हमें भी ह्यूमन राइट सेल निकालने की जरूरत है। हम तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ पावर स्मूथ होता है। ऐसा वर्कबल फंक्शनल सिस्टम कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इंडिया तो इनको इवेल्युएट कर सकता है। व्हाई आर वी गेटिंग इवेल्युएटेड बाय देम? हमें इवेल्युएट करना चाहिए। और हमारे कुछ पॉलिटिशियन वहां की यूनिवर्सिटीज में जाके जो बकवास करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज को भी बोलना चाहिए कि वहां के लोगों को बुलाइए, टेक्सास के लोगों को बुलाइए, स्कॉटलैंड से लोगों को बुलाइए, यहाँ पे आके भाषण दिलवाना चाहिए। हमें भी स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के ऊपर बात करना चाहिए कि कैसे बात ब्रिटेन ने उनको, बात बिल्कुल unless and सही। until we do these things, nothing is going to change. हमें अब we will have that colonial mindset. भारत सरकार कर रही है, पर जब तक लोग ये माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, भारत सरकार लोगों की परसेप्शंस के हिसाब से चल पाएगी। भारत सरकार ज्यादा नहीं कर पाएगी। पहले आप अपने अंदर चेंज लाइए। जापानीज से सीखिए, इजरायली जूस से सीखिए, जो नेशनलिज्म उनके अंदर है। क्या भारतीय के अंदर वो नेशनलिज्म है क्या? बात करना इजी है, प्रैक्टिस करना चाहिए। भारत माता की जय ठीक है, आप मोदी जी की फोटो लगाइए, सब ठीक है, पर जब आपकी एम्बेसी पे हमला होता है, तब आप वहां पे अपने घर में क्यों बैठे रहते हो? विरोध करिए। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, जब लोग वहां पे जाके विरोध किया था, तब पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने सर भारत के सपोर्टर्स का सर कलम करने का उसने गेस्चर किया था। याद करिए ये सब चीज। हमारी डायस्पोरा कर रही है, थोड़ी बहुत कर रही है, पर और भी करने की जरूरत है। पॉपुलेशन साइज और स्ट्रेंथ में हम पाकिस्तान से कई गुना बड़े हैं, और इफेक्टिव पाकिस्तान है, ये देखने वाली बात है। ये बात तो उमेश जी हमेशा हम सब बोलते ही हैं कि क्योंकि पाकिस्तान नैरेटिव बिल्डिंग और प्रेशर बिल्डिंग, प्रेशर ग्रुप्स उन्होंने ये सब क्रिएट किया हुआ है। कहीं न कहीं ये सब मतलब हमको भी ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं आप इतनी बड़ी संख्या में हैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप वहाँ पर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब अपने आप में ही लगे रहते हैं। तो ये बदलाव आएगा तो शायद हम ये इस दिशा में भी और बदलाव देख सकते हैं। मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ देखिए आज। जी। एक और एक चीज है। अभी एक न्यूज आई है, यूके वोंट रिलैक्स वीजा रूल्स फॉर इंडिया। कीर स्टारमर ने बोला है। मतलब वहां पे जो हमारे एजुकेशन, जो हमारे लोग जो एजुकेशन के लिए वहां पे जाते हैं,
और वहां पे वर्क वीजा की एप्लीकेशन मांगते हैं, तो वो नहीं कर रहा है, वो इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए, पर इंडियन स्टूडेंट्स वर्किंग इन द इकोनॉमी वो उसके लिए अग्रीएबल नहीं है। हाँ, उनको बस पैसा चाहिए भारत से और कुछ नहीं। ये आपको समझने वाली बात है। अभी हमें उनके साथ ट्रेड ऐसे करना चाहिए जिसमें हमें फायदा हो, सिंपल सा चीज है। देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जिस तरह से सामने आ रही है, क्या अंत रिज़ल्ट इसका सामने आता है और इस दौरे में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। मिर्च जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम, उमेश जी।